हेलो एवरीवन, दिस इज यामिनी ठुकराल वेलकमिंग यू टू अड्डा 24/7 स्कूल। तो बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर हमने चैप्टर 15 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर पढ़ा था कि कौन कौन से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ को या तो प्रमोट करते हैं या फिर इनहिबिट करते हैं। जब हम प्लांट ग्रोथ प्रमोशन की बात करते हैं तो कौन कौन से हमारे हार्मोन्स होते हैं, कौन कौन से हमारे रेगुलेटर्स होते हैं। ऑक्सिन होता है, जिबर्लिन्स होते हैं, इथिलीन जो कि एक गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यानी कि PGR है वो होता है। और इनहिबिटिंग के लिए हम लोगों ने देखा कि एब्सिसिक एसिड वो हमारा जो है प्लांट ग्रोथ को इनहिबिट करता है। तो आज की क्लास में हम जो है इसका लास्ट सब टॉपिक पढ़ेंगे, फोटोपीरियोडिज्म एंड वर्नलाइजेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के साथ। जब हम फोटोपीरियोडिज्म की बात करते हैं तो सम प्लांट्स दे रिक्वायर्ड अ पीरियोडिक एक्सपोजर टू द लाइट जो कि फ्लावरिंग इंड्यूस करता है। कुछ कुछ प्लांट्स को जो है पीरियोडिकली लाइट से एक्सपोज करना पड़ता है जो कि फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है। तो वो क्या करते हैं, वो प्लांट्स जो हैं वो इंटेंसिटी ऑफ लाइफ, ड्यूरेशन ऑफ लाइट को जो है मेजर कर पाते हैं। वो प्लांट्स का क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स कि दे आर एबल टू मेजर द ड्यूरेशन ऑफ द एक्सपोजर ऑफ लाइट। जो भी एक लाइट जितनी देर भी एक्सपोज्ड है वो कितनी देर लाइट से एक्सपोज्ड है वो उसको मेजर कर पाते हैं। तो कुछ कुछ प्लांट्स के अंदर वो पीरियोडिक एक्सपोजर जरूरी होता है जिसकी वजह से वो फ्लावर कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द सम प्लांट्स दे रिक्वायर द एक्सपोजर फॉर अ लाइट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ एक्सीडिंग अ वेल डिफाइंड क्रिटिकल सिचुएशन। अगर हम क्रिटिकल ड्यूरेशन की बात करें तो क्रिटिकल ड्यूरेशन वो ड्यूरेशन होता है जिसके लिए, जिस मिनिमम ड्यूरेशन के लिए प्लांट को लाइट से एक्सपोज रहना होता है। पर कुछ कुछ प्लांट जो होते हैं इस क्रिटिकल ड्यूरेशन से ज्यादा लाइट डिमांड करते हैं। तो कुछ जो होते हैं वो लाइट को क्रिटिकल ड्यूरेशन से कम डिमांड करते हैं जिससे कि उसी में फ्लावरिंग हो जाती है। तो ये डिपेंड करता है फ्लावर टू फ्लावर, प्लांट टू प्लांट कि उसे कितनी देर लाइट से एक्सपोज रहना है, कितनी देर लाइट से एक्सपोज रहना है। कुछ को क्रिटिकल ड्यूरेशन से ज्यादा, कुछ को क्रिटिकल ड्यूरेशन से कम और कुछ को क्रिटिकल ड्यूरेशन के अंदर जो है वही लाइट चाहिए होती है। The former group of plants they are called long day plants, जिनको जो exposure to light exceeds critical duration। जो लाइट का एक्सपोजर है वो क्रिटिकल ड्यूरेशन को एक्सीड करता है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्ग डे प्लांट्स बोलते हैं। जबकि जिन प्लांट्स को जो एक्सपोजर होता है वो क्रिटिकल ड्यूरेशन से कम चाहिए होता है उनको हम लोग शॉर्ट डे प्लांट्स बोलते हैं, जैसे कि इनका नाम बताता है। जब हम लॉन्ग डे की बात करें, लॉन्ग मतलब लॉन्ग टर्म के लिए उनको लाइट चाहिए और शॉर्ट का मतलब है उनको शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लाइट चाहिए। सो द क्रिटिकल ड्यूरेशन इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लांट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया जो क्रिटिकल ड्यूरेशन होती है वो हर प्लांट्स में डिफर करती है। सो देयर आर मेनी प्लांट्स वेयर देयर इज नो सच कोरिलेशन बिटवीन द एक्सपोजर टू लाइट एंड द इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग रिस्पॉन्स, और उनको हम लोग क्या बोलते हैं, डे न्यूट्रल प्लांट्स, जिसके अंदर एक्सपोजर ऑफ लाइट, एक्सपोजर टू लाइट और फ्लावरिंग के अंदर कोई रिलेशन नहीं होता, कोई कोरिलेशन नहीं होता, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, डे न्यूट्रल प्लांट्स। न्यूट्रल का मतलब ना इधर ना उधर, न्यूट्रल का मतलब यही होता है ना, जब हम किसी इंसान के बारे में बोल रहे होते हैं कि ये इंसान तो न्यूट्रल है, मतलब ना ये इधर है ना ये उधर है, ये बहुत ही बैलेंस करके चलता है। वैसे ही इनको हम लोग डे न्यूट्रल प्लांट्स इसलिए बोलते हैं कि ना इनको लाइट का एक्सपोजर से कोई मतलब है, ना ही इनकी फ्लावरिंग को उससे कुछ लेना देना है। तो ये क्या हुए, हमारे डे न्यूट्रल प्लांट्स हुए। क्या हुए, हमारे डे न्यूट्रल प्लांट्स हुए। Along with the duration of light period, but that the duration of dark period is of equal importance। जैसे कि हमने देखा था कि लाइट रिएक्शन के साथ हमें डार्क रिएक्शन की भी जरूरत पड़ती है ना, तो मतलब ये दोनों जो है रिलेटेड होते हैं, ये दोनों जो है रिलेटेड होते हैं। वैसे ही अगर हम लोग लाइट के एक्सपोजर की बात कर रहे हैं, एक्सपोजर टू लाइट की बात कर रहे हैं, तो वैसे ही ड्यूरेशन ऑफ डार्क भी इक्वल इंपॉर्टेंस का है।
वैसे ही ड्यूरेशन ऑफ डार्क भी हमारा इक्वल इंपॉर्टेंस का है. सो हेंस इट कैन बी सेड दैट फ्लावरिंग इन सर्टेन प्लांट्स इट डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन अ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट एंड डार्क एक्सपोजर बट ऑल्सो देयर रिलेटिव ड्यूरेशन. तो अब हम ये बोल सकते हैं कि सिर्फ एक्सपोजर टू लाइट से नहीं मैटर करता है, बल्कि कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट एंड डार्क एक्सपोजर से ही हमारी जो है फ्लावरिंग इंड्यूस होती है. मतलब इनकी रिलेटिव ड्यूरेशन जो हम लोग बोलते हैं वो मैटर करती है फॉर फ्लावरिंग. तो मतलब लाइट ड्यूरेशन प्लस डार्क ड्यूरेशन दोनों ही मैटर करती हैं इक्वली. इनका कॉम्बिनेशन जो है वो मैटर करता है फॉर फ्लावरिंग. फ्लावरिंग के लिए इन दोनों का ड्यूरेशन जो है वो मैटर करता है. So this response of plants to periods of day and night, it is known as photoperiodism. इसी रिस्पॉन्स को हम इसी के प्लांट्स के रिस्पॉन्स को क्या बोलते हैं? फोटोपीरियोडिज्म बोलते हैं. क्या बोलते हैं? फोटोपीरियोडिज्म बोलते हैं, जिसके अंदर लाइट और डार्क का जो कंबाइंड रिलेटिव ड्यूरेशन है वो फ्लावरिंग को इंड्यूस करे. तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोपीरियोडिज्म बोलते हैं. So the shoot apices they modify themselves into flowering apices prior to flowering. ठीक है? By themselves they cannot perceive the photoperiods. जो हमारे shoot apices होते हैं उन पे बेसिकली सबसे पहले क्या आता है? बड आती है. तो फ्लावरिंग से पहले वो अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ बड. बड आगे क्या करता है? बड ही तो आगे जाके फ्लावर बनता है. अगर हम बड की बात करें तो बड ही आगे जाके क्या बनता है? हमारा फ्लावर बनता है ना? तो शूट अपाइसेस जो शूट की टिप्स होती हैं पहले ही अपने आप को प्रिपेयर कर लेती हैं फ्लावरिंग के लिए, और उससे पहले ही वो बडिंग डेवलप कर लेती हैं. तो द शूट अपाइसेस ऑफ द प्लांट्स दे मॉडिफाई देमसेल्व्स इनटू फ्लावरिंग अपाइसेस बिफोर फ्लावरिंग. फ्लावरिंग होने से पहले उनको मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है. तो वो क्या करती हैं? वो बड बना लेती हैं. By themselves they cannot perceive the photoperiods. So the site of perception of light or dark duration are the leaves. शूट अपाइसेस जो होती है जिनके ऊपर बर्ड्स आती हैं वो खुद से फोटो पीरियड्स को परसीव नहीं कर सकती. तो परसेप्शन हमारा होता कहाँ पे है? परसेप्शन हमारा होता है किसमें? लीव्स में होता है. परसेप्शन हमारा कहाँ होता है? फोटो पीरियड्स का लाइट और डार्क ड्यूरेशन का परसेप्शन हमारा लीव्स में होता है. It has been hypothesized that there is a hormonal substance that is responsible for flowering. है ना? फ्लोरिजन नाम का जो हार्मोन होता है, जो फ्लोरिजन नाम का हार्मोन होता है वो फ्लावरिंग करवाता है. तो यही हाइपोथेसिस के अंदर बोला गया था कि कुछ हार्मोनल सब्सटेंस होता है जो फ्लावरिंग करवाता है. दिस हार्मोनल सब्सटेंस, दिस फ्लोरिजन, ये लीव से माइग्रेट करता है शूट अपाइसेस पे, जिससे कि शूट की जो टिप्स हैं उस पे फ्लावरिंग हो जाए जब प्लांट्स जो है नेसेसरी जगह पे एक्सपोज्ड होंगे, नेसेसरी इंडक्टिव फोटो पीरियड शो करेंगे और वो एक्सपोज्ड होंगे. तो क्या होता है इस हाइपोथेसिस में? यही बोला गया ना कि जो हमारा परसेप्शन वाली जगह होती है, द परसेप्शन ऑफ लाइट और डार्क ड्यूरेशन, वो कहाँ पे होती है? हमारी लीव्स में होती है. तो क्या होगा? इट हैज बीन हाइपोथेसाइज्ड कि एक हार्मोनल सब्सटेंस होगा जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा फ्लावरिंग के लिए. हार्मोनल सब्सटेंस जो है वो फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि माइग्रेट करता है फ्रॉम द लीव्स टू दी शूट. वो कहाँ से माइग्रेट करता है? लीव से शूट पे करता है, और वो शूट को कंडीशंस बताता है कि अभी लाइट है, अभी डार्क है, तो हम उस अकॉर्डिंगली जो है फ्लावर करेंगे, उसी अकॉर्डिंग जो है फ्लावर करेंगे. तो ये कंडीशन होती है फोटोपीरियोडिज्म में. नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है वर्नलाइजेशन का. जब हम लोग वर्नलाइजेशन की बात करते हैं तो फ्लावरिंग प्लांट्स, जो प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग होती है वो या तो क्वांटिटेटिवली या फिर क्वांटिटेटिवली डिपेंड करती है ऑन द एक्सपोजर ऑफ द लो टेम्परेचर. वो किस पर डिपेंड करती है? एक्सपोजर टू द लो टेम्परेचर. इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्नलाइजेशन बोलते हैं. फोटोपीरियोडिज्म हम किसको बोलते हैं? कि जब लाइट और डार्क के कॉम्बिनेशन पे कि कितना एक्सपोजर हो रहा है फ्लावरिंग हो, तो हम उसे फोटोपीरियोडिज्म बोलेंगे. वर्नलाइजेशन कब बोलेंगे? जब एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर हो. जो फ्लावरिंग है क्वांटिटेटिवली या फिर क्वालिटेटिवली किस पर डिपेंड करेगी? लो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी. तो उस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलेंगे? वर्नलाइजेशन बोलेंगे. उस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलेंगे? वर्नलाइजेशन बोलेंगे. इट प्रिवेंट्स द प्रिकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट लेट इन द ग्रोइंग सीजन.
एंड enables the plant to have sufficient time to reach maturity. ये क्या करता है? रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट कब करवाता है? लेट इन द ग्रोइंग सीजन. प्रिकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट कब होती है? लेट इन द ग्रोइंग सीजन. और वो क्या करता है? इट enables the plants to have sufficient time to reach maturity. इसके लिए क्या होता है? प्लांट्स के पास एक sufficient टाइम होता है जिसकी वजह से वो मेच्योरिटी की तरफ आराम से जा सकते हैं. तो ये हमें पता चल गया कि रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट कब होती है? लेट इन द ग्रोइंग सीजन होती है बिकॉज ऑफ वर्नलाइजेशन. So the vernalization, it refers specially to the promotion of flowering by a period of low temperature. Vernalization specifically जब हम इस टर्म की बात करें, इसका मतलब क्या होता है? प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग बाय अ पीरियड ऑफ लो टेम्परेचर. जब फ्लावरिंग को प्रमोट करते हैं इन लो टेम्परेचर. सो सम इंपॉर्टेंट फूड प्लांट्स जो कि हमारे व्हीट, बार्ले, राई, उनकी दो तरीके की वैरायटी होती है, विंटर वैरायटी एंड स्प्रिंग वैरायटी. जब हम इनकी बात करते हैं तो दो वैरायटी होती है, विंटर वैरायटी एंड स्प्रिंग वैरायटी. सो द स्प्रिंग वैरायटी वो कहाँ होती है? दे आर नॉर्मली प्लांटेड इन द स्प्रिंग. और वो फ्लावर कब होते हैं? बिफोर द एंड ऑफ द ग्रोइंग सीजन. बिफोर द एंड ऑफ द ग्रोइंग सीजन जो है वो फ्लावर होंगे और वो ग्रेन्स को प्रोड्यूस करेंगे. तो कितनी वैरायटीज हमारे पास होती हैं? विंटर एंड स्प्रिंग. स्प्रिंग वैरायटी के अंदर क्या होगा कि जब हम उनको प्लांट करेंगे, स्प्रिंग सीजन के हम अंदर उन्हें प्लांट करते हैं और वो फ्लावर करते हैं और ग्रेन्स को प्रोड्यूस करते हैं बिफोर दी ग्रोइंग सीजन. क्या करेंगे? बिफोर दी ग्रोइंग सीजन. जब हम विंटर वैरायटीज के पास आते हैं तो दे आर प्लांटेड इन स्प्रिंग. वो क्या करेंगे? वो फेल कर जाएंगे इन प्रोड्यूसिंग फ्लावर और ग्रेन्स विद इन द स्पैन ऑफ द फ्लावरिंग सीजन. क्योंकि उनको विंटर में अगर हम लोग प्लांट करते तो वो जो है फ्लावरिंग सीजन में फ्लावर कर सकते हैं. पर अगर हमने उन्हें स्प्रिंग में प्लांट कर दिया, विंटर वैरायटीज को अगर हमने स्प्रिंग में प्लांट कर दिया तो वो फ्लावर नहीं करेंगे, ग्रेन्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे हमारे फ्लावरिंग सीजन में. हेंस दे आर प्लांटेड इन ऑटम. तो विंटर वैरायटीज को हम लोग ऑटम में प्लांट करते हैं और दूसरी वैरायटी हमारी होती है स्प्रिंग. तो जब हम विंटर वैरायटी को ऑटम में प्लांट करेंगे तो वो जर्मिनेट करते हैं और जब विंटर आती है तो उनके अंदर क्या होती है? स्मॉल सीडलिंग्स आ जाती हैं और ग्रोथ जो है रिज्यूम हो जाती है इन द स्प्रिंग. और दे आर हार्वेस्टेड मेनली ड्यूरिंग द मिड समर सीजन. मिड समर सीजन में जो है वो लोग प्लांटेड होते हैं, उनको हार्वेस्ट किया जाता है किसमें? मिड समर सीजन में. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि विंटर वैरायटीज जो है हम उन्हें प्लांट करते हैं ऑटम में, हार्वेस्ट करते हैं मिड समर में. तो इस टाइम में उनको टाइम मिल जाता है और वो विंटर्स में जो है सीडलिंग्स प्रोड्यूस कर लेते हैं, वो सीडलिंग्स प्रोड्यूस कर लेते हैं. So another example of vernalization, it is seen in biennial plant. Biennial plant क्या होता है? Biennials are monocarpic plants जो कि normally flower करते हैं और second season के अंदर वो die कर जाते हैं. So इसका example क्या है? sugar beet हो गया, cabbage हो गया, carrot हो गया, जो कि common biennial plant है. So the growth of a biennial plant to a cold treatment, it stimulates a subsequent photoperiodic flowering response. जब हम बाइनल प्लांट को कोल्ड ट्रीटमेंट में जो है प्लांट करते हैं, उसको ग्रो करवाते हैं, तो वो क्या करता है? एक फोटो पीरियोडिक जो है रिस्पॉन्स जनरेट करता है, एक फोटो पीरियोडिक रिस्पॉन्स जनरेट करता है. तो बाइनल प्लांट्स क्या होते हैं हमारे? बेसिकली दे आर मोनोकार्पिक प्लांट्स. ठीक है, जिसके अंदर एक ही कार्पल होता है, वन कार्पल. कार्पल क्या होता है हमारा? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो बाइनियल, जैसे कि इसका नाम बता रहा है बाइनियल, बाय का मतलब क्या होता है? ट्वाइस, मतलब टू, है ना. तो ये दो ही सीजन चलता है और सेकंड सीजन में ये जो है फ्लावर करके मर जाता है. तो इसके एग्जांपल क्या है? हमारे शुगर बीट, कैबेज, कैरेट, ये हमारे कॉमन बाइनियल्स हैं. तो बाइनियल प्लांट की ग्रोथ को अगर हम लोग कोल्ड ट्रीटमेंट में डालते हैं, टू कोल्ड ट्रीटमेंट, इट स्टिमुलेट्स अ फोटो पीरियोडिक फ्लावरिंग रिस्पॉन्स. इट स्टिमुलेट्स अ फोटो पीरियोडिक फ्लावरिंग रिस्पॉन्स. तो ये था हमारा चैप्टर 15 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. अब एक बारी हम लोग जो है इस पूरे चैप्टर को समराइज करके पढ़ेंगे, पूरे के पूरे चैप्टर को समराइज करके पढ़ेंगे कि एक्चुअली इस चैप्टर में हुआ क्या था और इससे रिलेटेड एमसीक्यूज, वर्नलाइजेशन एंड फोटोपीरियोडिज्म से रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं इस वाले उसमें करेंगे. और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे.
सबसे पहले हमने पढ़ा था क्या, ग्रोथ पढ़ा था। तो ग्रोथ इज द वन ऑफ द मोस्ट कॉन्स्पिशियस इवेंट्स जो कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में आता है। ये क्या होता है, हमारा इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज, इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज होता है, इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज होता है। मतलब अगर हम एक बारी बढ़ गए, क्या हम दोबारा छोटे होंगे? अगर हम एक बारी बढ़ चुके हैं तो क्या हम दोबारा छोटे होंगे? नहीं छोटे होते, है ना। तो वैसे ही ग्रोथ क्या होता है, हमारे लिविंग बींग्स का एक कॉन्स्पिशियस कैरेक्टर होता है, कॉन्स्पिशियस कैरेक्टर होता है जो कि पैरामीटर्स के अंदर एक्सप्रेस होता है, सच एज साइज, एरिया, लेंथ, हाइट, वॉल्यूम, सेल नंबर। जैसे कि हमारा सेल नंबर अगर बढ़ गया, हमारा साइज बढ़ गया, हमारी हाइट बढ़ गई, तो वो क्या है, हमारा इरिवर्सिबल चेंज है। इट कॉन्स्पिशियली इन्वॉल्व्स इंक्रीज प्रोटोप्लाज्मिक मटेरियल। अब हमें कैसे पता चलता है कि ग्रोथ हो रही है? क्योंकि हमारा प्रोटोप्लाज्म जो है वो बढ़ रहा होता है, हमारा प्रोटोप्लाज्म जो है वो बढ़ रहा होता है। सो इन प्लांट्स मेरिस्टम्स आर द साइट्स ऑफ ग्रोथ। अपाइकल मेरिस्टम्स जो होते हैं, हमारे रूट और शूट मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम, सारे के सारे जो है ग्रोथ करवाते हैं। रूट एंड शूट अपाइकल मेरिस्टम समटाइम्स अलोंग विद द इंटरकैलरी मेरिस्टम दे कंट्रीब्यूट टू द एलोंगेशन ऑफ द ग्रोथ ऑफ प्लांट एक्सिस। वो ना ग्रोथ करवाने में मदद करते हैं। जो हमारे रूट और शूट अपाइसेस होते हैं वो लंबा करने में प्लांट को मदद करते हैं। लेटरल जो है मेरिस्टम वो हमारे लेटरली प्लांट की ग्रोथ को हेल्प करने में मदद करते हैं। तो रूट और शूट अपाइसेस एक तरीके से हमारी प्राइमरी ग्रोथ करवाते हैं और लेटरल मेरिस्टम जो है हमारी सेकेंडरी ग्रोथ करवाते हैं। सो ग्रोथ इज इनडिटर्मिनेट इन हायर प्लांट्स, सेल डिवीजन इन रूट एंड शूट अपाइकल मेरिस्टम जो कि है पूरे टाइम ग्रो करते हैं। ओपन ग्रोथ होती है, पूरे टाइम जो है प्लांट्स ग्रोथ करते हैं, इसलिए इनडिटर्मिनेंट होते हैं। ह्यूमंस के अंदर ग्रोथ डिटर्मिनेट होती है, जिसके अंदर क्या होता है, एक पॉइंट के बाद हम लोग ग्रो नहीं करते हैं। ग्रोथ हमारी अरिथमेटिक हो सकती है, ज्योमेट्रिकल हो सकती है। अरिथमेटिक मतलब एक कांस्टेंट रेट पे बढ़ रही होती है, पर ज्योमेट्रिक के अंदर क्या होता है, एकदम एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी और वहीं पे जाके स्टेबल हो जाएगी। तो मोस्ट कॉमनली हमारी अरिथमेटिक ग्रोथ ही होती है, जब पैटर्न फॉलो कर रही होती है, कांस्टेंट ग्रोथ होती है। सो ग्रोथ मे बी और मे नॉट बी sustained at a high rate throughout the life in the cell, tissue, organism. One can define three principal phases of growth: lag, log and senescent phase. जब हम lag phase की बात करते हैं तो ग्रोथ बिल्कुल स्लो लेवल पे हो रही होती है। लॉग फेज में क्या होता है, एकदम एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करती है और सेनेसेंट के अंदर वो स्टेबल हो जाती है। ऐसा कुछ हमारा सिग्मोइड शेप कर्व आता है, ये लैग, ये लॉग और ये सेनेसेंट फेज। When a cell it loses the capacity to divide, it leads to differentiation. जब डिविजन की कैपेसिटी खत्म हो जाती है तो डिफरेंशिएशन होता है, मतलब मैच्योर होता है सेल, स्पेसिफिक फंक्शन के अकॉर्डिंग जो है अडेप्ट हो जाता है, कि स्पेसिफिक फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करता है, उसके अकॉर्डिंग वो अडेप्ट कर जाता है। So differentiation, it results in the development of structures that is commensurate with the function of cells. Finally, the cell has to perform. वो function acquire कर लेता है जो कि एक सेल को ultimately perform करने हैं। General principles for differentiation for cell, tissues and organs, they are similar. A differentiated cell may de-differentiate and then re-differentiate. जब एक सेल differentiate हो गया, डेवलपमेंट में मैच्योर हो गया, स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करने लग गया, वो अपनी एबिलिटी को लूज कर जाता है फॉर द डिवीजन, एबिलिटी को लूज कर जाता है। पर उस एबिलिटी को जब वो रीगेन कर लेता है अंडर सर्टेन कंडीशंस, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डी डिफरेंशिएशन बोलते हैं। और जब वो डी डिफरेंशिएटेड सेल्स फिर से लूज कर जाते हैं अपनी एबिलिटी और फिर से वो रीगेन कर लेते हैं अंडर सम कंडीशंस, उसको रीडिफरेंशिएटेड बोलते हैं। सबसे पहले हुई डिफरेंशिएशन, फिर क्या हुई, डी डिफरेंशिएशन, और फिर क्या हुई हमारी रीडिफरेंशिएशन। ये जो है ये चलता है, ये जो है ये पैटर्न फॉलो होता है। डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन, सेल्स जो हैं ये वाला पैटर्न फॉलो करते हैं। सिंस डिफरेंशिएशन इज ओपन, the development could also be flexible. The development is the sum of growth and differentiation. जब हम लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो क्या होता है हमारा फिजिकल ग्रोथ एंड मेंटल ग्रोथ। वैसे ही प्लांट्स के अंदर डेवलपमेंट इज द सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। सो द प्लांट्स दे एग्जिबिट प्लास्टिसिटी इन द डेवलपमेंट, वो प्लास्टिसिटी एग्जिबिट करते हैं, मतलब एनवायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग वो जो है डेवलप करते हैं। जैसी एनवायरमेंटल कंडीशंस होगी उसी अकॉर्डिंगली जो है प्लांट्स डेवलप करते हैं।
The plant growth and development, they are under the control of both intrinsic and extrinsic factors. कुछ intrinsic यानी कि genetic factors होते हैं और कुछ extrinsic factors होते हैं जिनको हम लोग external factors भी बोलते हैं. So the intercellular intrinsic factors, they are chemical substances known as plant growth regulators. वो plant growth regulators जो होते हैं intrinsic factors होते हैं, chemical substances होते हैं जो कि plant के अंदर मौजूद होते हैं. या तो वो किसी को प्रमोट करेंगे, या तो वो ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, या फिर वो ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे. सो देयर इज अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीजीआर इन प्लांट्स बिलोंगिंग टू 5 ग्रुप्स: ऑक्सिन्स, जिबरेलिन्स, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन. So these PGRs, they are synthesized in various parts of the plant. They control different differentiation and developmental events. तो ये plant growth regulators जो PGRs होते हैं basically 2 groups में divided होते हैं. तो growth promote करते हैं या फिर growth को inhibit करते हैं. जो ये हमने पढ़े हैं, ये 5 हमारे जो 5 ग्रुप्स हैं, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन. इसके अंदर से एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन जो है हमारे इनिबिशन में आ जाते हैं. ऑक्सिन्स, जिबरेलिन्स एंड साइटोकाइनिन्स हमारे आते हैं प्लांट ग्रोथ को प्रमोट करने में. इथिलीन जो है, इथाइलिन जो हम जिसे इथाइलिन कहते हैं, इथाइलिन एक गैसियस पीजीआर है जो कि प्रमोट भी करता है ग्रोथ को और जो कि इनिबिट भी करता है. तो इसे हम लोग बफर की तरह यूज कर सकते हैं. Any PGR has diverse physiological effects on the plants. Diverse PGRs, they also manifest similar effects. जैसे अब जो ग्रोथ प्रमोशन करते हैं, जो PGRs हमारे ग्रोथ प्रमोशन करते हैं, वो क्या करते हैं बेसिकली? वो सेल डिविजन को बढ़ाते हैं और सेल डिफरेंशिएशन को बढ़ाते हैं. मतलब इनका यही काम है, सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन करना. तो इनका ये कॉमन काम है. तो यही लिखा हुआ है कि पीजीआर के जो है बहुत सारे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं और बहुत सारे पीजीआर जो है सिमिलर इफेक्ट्स भी शो कर सकते हैं. सो पीजीआर दे मे एक्ट सिनर्जिस्टिकली और एंटागोनिस्टिकली. सिनर्जिस्टिकली मतलब इकट्ठे होकर भी काम कर सकते हैं और अलग अलग एक दूसरे के ऑपोजिट भी काम कर सकते हैं. जैसे जो हमारा ग्रोथ प्रमोटिंग वाला है, वो इनहिबिटिंग वाले को एंटागनिस्ट करता है, मतलब उसके ऑपोजिट करता है. पर जैसे अब जो ऑक्सिन्स और जिबरेलिन्स है वो साथ में एक्ट कर सकते हैं. ए और जी मतलब एडेनाइन और ग्वानिन नहीं, ए और जी मतलब ऑक्सिन और जिबरेलिन जो है साथ में काम करते हैं, सिनर्जिस्टिकली काम करते हैं. Plant growth and development is also affected by light, temperature, nutrition, oxygen status, gravity और ये सारे external factors से भी plant growth and development affect होती है. So flowering in some plant it is induced only when exposed to certain duration of photo period. कई plants के अंदर जो हमारी growth है, flowering है, वो किस पे डिपेंड करती है? लाइट के एक्सपोजर पे डिपेंड करती है कि कितनी देर प्लांट जो है लाइट को एक्सपोज्ड है, या फिर हम उसे क्या बोलते हैं, कितना जो है उसका फोटो पीरियड का ड्यूरेशन है. सो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ फोटो पीरियड रिक्वायरमेंट्स द प्लांट्स आर कॉल्ड शॉर्ट डे प्लांट्स, जिनका लाइट एक्सपोजर कम होता है, एक्सपोजर टू लाइट इज लेस. पर जब हम लॉन्ग डे प्लांट्स की बात करते हैं तो उसके अंदर लाइट का एक्सपोजर जो है हाई रहता है. और डे न्यूट्रल प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग और लाइट एक्सपोजर का कोई लेना देना नहीं है, मतलब वो न्यूट्रल हैं, वो वैसे ही ग्रो करते हैं. सो सर्टेन प्लांट्स दे ऑल्सो नीड टू बी एक्सपोज टू अ लो टेम्परेचर, जिसकी वजह से फ्लावरिंग को तेजी से बढ़ा पाए. उसको हम क्या बोलते हैं? वर्नलाइजेशन बोलते हैं. उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्नलाइजेशन बोलते हैं. कि जब प्लांट्स को एक सर्टेन टेम्परेचर, एक लो टेम्परेचर चाहिए होता है, उसी वजह से फ्लावरिंग होती है, उसे वर्नलाइजेशन बोलते हैं. तो ये थी पूरी समरी हमारी प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की. अब जो है हम लोग फोटो पीरियोडिज्म एंड वर्नलाइजेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और नेक्स्ट सब टॉपिक के अंदर हम लोग इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस खत्म करेंगे. तो चलिए एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं. सो डैश इन्फ्लुएंसेस द प्रोसेस ऑफ फ्लावरिंग इन प्लांट्स. फोटो पीरियड, वाटर, एसिडिटी आर द अमाउंट ऑफ ग्रीन पिगमेंट, क्या इनमें से अफेक्ट करता है फ्लावरिंग ऑफ द प्लांट को? बहुत ही इजी क्वेश्चन है. इसी बारे के अभी हमने टॉपिक पढ़ा है, इसी के बारे में हमने अभी टॉपिक पढ़ा है कि क्या इन्फ्लुएंस करता है हमारा फ्लावरिंग को? वर्नलाइजेशन एंड फोटो पीरियोडिज्म. तो क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट है. फर्स्ट का ऑप्शन ए करेक्ट है कि फोटो पीरियड, द ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर टू लाइट, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर टू लाइट
इट इज नोन एज फोटोपीरियोडिज्म। तो वही जो है फ्लावरिंग के प्रोसेस को अफेक्ट करता है, वही जो है फ्लावरिंग के प्रोसेस को अफेक्ट करता है। तो फोटो पीरियड, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द चेंज ओवर फ्रॉम वेजिटेटिव टू रिप्रोडक्टिव फेज इट takes place in plants in response to। वेजिटेटिव से जब रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर स्विच करते हैं तो वो किसके रिस्पॉन्स में होता है? ए लेंथ ऑफ द प्लांट, बी सेवियरिटी ऑफ द टेम्परेचर, सी ऑक्सीजन कंटेंट, या फिर डी मेनली फूड मटेरियल अवेलेबल इन द सॉइल। किसकी वजह से वेजिटेटिव फेज से रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर प्लांट्स जो है वो स्विच करते हैं? ए लेंथ ऑफ द प्लांट, लेंथ ऑफ द डे, सेकंड सेवियरिटी ऑफ टेम्परेचर, सी ऑक्सीजन कंटेंट, या फिर डी फूड मटेरियल विच इज अवेलेबल इन द सॉइल। इसका आंसर होगा लेंथ ऑफ द डे। शॉर्ट डे और लॉन्ग डे प्लांट जो हमने पढ़े थे, लेंथ ऑफ द डे जो है वो डिटरमाइन करेगा कि वेजिटेटिव से रिप्रोडक्टिव फेज की तरफ जा रहा है प्लांट या फिर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कैन रिप्लेस वर्नलाइजेशन? इनमें से कौन सा हार्मोन जो है वर्नलाइजेशन को रिप्लेस कर सकता है? ए ऑक्सिन, बी इथिलीन, सी साइटोकाइनिन्स, या फिर डी जिबलिन्स। ए बी सी डी क्या रहेगा इसका आंसर? कौन सा हार्मोन जो है वर्नलाइजेशन, जो कि क्या होती है फ्लावरिंग एट लो टेम्परेचर, उसको रिप्लेस कर सकता है, फ्लावरिंग करवा सकता है? ऑप्शन डी जिबलिन्स। जिबलिन्स जो है इंड्यूस करते हैं फ्लावरिंग को, जिबलिन्स दे इंड्यूस फ्लावरिंग। और वर्नलाइजेशन भी किस लिए होता है हमारा? फ्लावरिंग के लिए होता है। तो इंड्यूस फ्लावरिंग, ऑप्शन डी करेक्ट है, जिबलिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द डार्क पीरियड ऑफ अ शॉर्ट डे प्लांट इट इज इंटरप्टेड बाय ब्रीफ एक्सपोजर ऑफ लाइट, देन द प्लांट डैश। ए प्रोड्यूसेस मोर फ्लावर्स, बी विल नॉट बियर एनी फ्लावर्स, सी टर्न्स इनटू अ लॉन्ग डे प्लांट, या फिर डी प्रोड्यूसेस फ्लावर्स इमीडिएटली। जैसे कि मैंने आपको बताया था, फोटोपीरियोडिज्म क्या होता है? सिर्फ लाइट का एक्सपोजर नहीं, बल्कि कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपोजर टू लाइट एंड डार्क कंडीशंस। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हम लोग बोलेंगे फोटोपीरियोडिज्म। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ लाइट से एक्सपोज होगा तो ही वो फ्लावरिंग करेगा। लाइट और डार्क कितनी देर उन दोनों से एक्सपोज हो रहा है, ड्यूरेशन ऑफ द एक्सपोजर टू बोथ द लाइट एंड द डार्क कंडीशंस, वो जो है फ्लावरिंग इंड्यूस करते हैं। तो अगर शॉर्ट डे प्लांट्स को कितनी लाइट चाहिए होती है? लेस देन द क्रिटिकल ड्यूरेशन, है ना। अगर हम उसका डार्क पीरियड जो है वो इंटरप्ट कर दे लाइट पीरियड से, तो क्या होगा? क्या वो ज्यादा फ्लावर्स प्रोड्यूस करेगा? क्या वो बिल्कुल ही फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं करेगा? या फिर वो लॉन्ग डे प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर फ्लावर्स इमीडिएटली प्रोड्यूस करेगा? विल नॉट बियर एनी फ्लावर्स। अगर हमने उसका डार्क पीरियड काट दिया, है ना, उसके डार्क पीरियड में अगर हमने इंटरप्शन कर दी तो उसकी फ्लावरिंग होगी ही नहीं। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, विल नॉट बियर एनी फ्लावर्स। सो द लास्ट क्वेश्चन इज द चेंज ओवर फ्रॉम वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फेज, जो कि हमारा रिपीट हो गया है, बस इसके ऑप्शंस जो है थोड़े से चेंज कर दिए हैं। वेजिटेटिव से रिप्रोडक्टिव फेज में जब हम लोग जाते हैं तो क्या होता है हमारा? लेंथ ऑफ द डे की वजह से होता है, ये लेंथ ऑफ द डे की वजह से होता है। तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे। आज हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा है? फोटोपीरियोडिज्म एंड वर्नलाइजेशन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अड्डा 24/7 स्कूल के चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।